Yes, good afternoon, everybody. So, I hope ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਬਾਈ ਟੌਪਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ and as I mentioned already ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ mention ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ some students are very active after classes immediately they send me message ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ क्या पर्टिकुलर पार्ट समझा दो दोबारा या क्लियर कर दो तो आई फील हैप्पी कि हाँ जी भी रिस्पॉन्स अच्छा है बट कुछ बच्चे बिल्कुल इनएक्टिव ने तो जे आप लाइफ च कुछ करना है तो अपने टाइट स्कैड्यूल के चीज़ां टाइम कढ़ के अपने स्टडी वास्ते कुछ ना कुछ थोड़ा करना पऊगा ऐदा नहीं कि आप बस रोज़ का जो स्कैड्यूल है उहदे च जा रहे हैं तो फिर एक्सपैक्ट करा कि लाइफ में सक्सैस नहीं मिली तो थोड़ा उहदे उपर देखना पऊगा कि ये चीज़ कितना पॉसिबल करने it all depends on you without wasting time let's focus on our today's session a quick recap possible नहीं हो पाएगा जो कि क्योंकि सेशन जो है फोकस्ड अज दा टॉपिक जिहड़ा है उहदे उपर है कि की फायदे रहिंदे ने या की नुकसान रहिंदे ने ते एक सब टॉपिक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जिन्हें बारे अपन लास्ट सेशन के अंदर डिस्कशन भी की है तो अज आप उहदे उपर भी फोकस्ड रहना है मार्जिनल कोस्टिंग का आप मीनिंग कर लिया होया जी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए होए जी आप इस टॉपिक ते हाँ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जिंदे फर्दर आप ब्रेक इवन नू स्टडी करांगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नू स्टडी करांगे एंगल ऑफ इंसीडेंस नू स्टडी करांगे ते कंट्रीब्यूशन रेशियो नू करांगे कंट्रीब्यूशन रेशियो इज नॉट वेरी बिग टॉपिक ठीक है आ तीन टॉपिक मेजर है अज अपना फोकस सिर्फ इनके बेसिक मीनिंग उपर रहेगा तो मार्जिनल कोस्टिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक ने मैं उन्होंने रिवाइज भी करवा दूँगी थोड़ा जहा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लैके थोड़ा भी टीच करने की कोशिश करांगी सो विदाउट दिस वेस्टिंग टाइम मार्जिनल कोस्ट एक एडिशनल जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं उनके उपर जो बनाने कोस्ट लगती है स्टडी जो करते हैं तो वह मार्जिनल कोस्टिंग है कोस्ट के बिहेवियर में स्टडी करता है कोस्ट का की इफेक्ट पैंता प्रॉफिट उपर प्रॉफिट तो आउटपुट का की इंपैक्ट पैंता आ चीज़ां अज पढ़नियां ने कैश अकाउंटिंग की एक इंपॉर्टेंट टैक्नीक रही है हमेशा ही बेसिकली फिक्सड ते वेरीएबल का डिफरेंसीएशन करके आप चैक करते हैं दोनों कोस्टां नूं अलग मन के चलते हैं वेरीएबल इज प्रोडक्ट फिक्सड कोस्ट जी डायरैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस या कॉन्ट्रीब्यूशन च जाती है डायरैक्ट वेरीएबल डिफरेंशियल आउट ऑफ पॉकेट एंड दे अदर नाम ने प्लैनिंग करने दे विच कोस्ट नूं कंट्रोल करने दे विच डिसीजनस लैण दे विच ब्रेक इवन आप अगे स्टडी करांगे प्राइसिंग का डिसीजन है ये सारे यूजेस दोबारा जब एग्जाम्पल के राही रिवाइज भी होने फिक्सड नूं चार्ज करते हैं अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन प्लीज़ ध्यान रखना इत्थे तुहानूं MCQ मिल सकता तां रिवाइज हो रहा ठीक है तो फिक्सड कोस्ट जी है उन्होंने पीरियड कोस्ट कहते हैं ये भी तुहानूं चंगी तरह पता है जी ये मन के चलते हैं कि फिक्सड कोस्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होएगी जो भी इन्वेंटरीज सारी चीज़ों की वैल्यूएशन जी होंगी है मार्जिनल के अंदर वो वेरीएबल कोस्ट के अंदर होंगी है लगभग डायरैक्ट कोस्टिंग तो मार्जिनल कोस्टिंग सेम ही है पर कई बार की होंगे कुछ कोस्ट जी होंगे वो एक्टिविटी या यूनिट लैवल पर नहीं होंगे कुछ बैच लैवल पर भी होंगे ने तो जो कोस्ट के अंदर बैच लैवल की कोस्टिंग भी इनवॉल्व हो जाती है फिर वो मार्जिनल नहीं रही जब तक एग्जाम्पल की फिर वो इनक्रीमेंटल कोस्ट बन जाती है जिंदे टोटल एक्सट्रा कोस्ट आप डिसीजन लेता कि आप एक होर प्रोडक्ट बनाना है ठीक है तो उनके टोटल कितनी कोस्ट इंक्रीमेंट आ गया हालांकि जी कोस्ट वाधा होया कला उस प्रोडक्ट के इंक्लूड नहीं होने वाला तो बाकी अगे आने वाले प्रोडक्ट भी जाने वाला है उस पर आप यूनिट लैवल की गल की एक पर्टिकुलर के उपर फोकस होएगा तो कोस्ट भी जी एक पर्टिकुलर के अकॉर्डिंगली ही चेंज होएगी तो एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंगली रेपिडेंस बनूगी यूनिट लैवल के जिन्ने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उनके अकॉर्डिंगली होएगा एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट बनाने डायरैक्ट लेबर मटीरियल पावर लगती हैगी तो जिमें जिमें प्रोडक्ट यूनिट्स वधनगे उनके अकॉर्डिंगली जी कोस्ट है वो वेरी करूगी तो ABC कोस्टिंग के अंदर जी यूनिट लैवल पर कोस्टिंग होंगी है वो कब सब तो घट होंगी क्योंकि वो एक प्रोडक्ट के उपर फोकस्ड है ना ABC आप यही देखते हैं कि आप रिसोर्स को डिवाइड करते हैं तो यूनिट लैवल जो रिसोर्सिज डिविजन होएगी सब तो घट होएगी इतने बैच लैवल पर जाऊगी गल पूरा एंटायर बैच जो रिपीट होएगा तो फिर ही चीज़ां रिपीट होंदियां ने मशीन सैटअप हो गया इंस्पैक्शन हो गया परचेज पावर जो यूज होंगी है फिर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि तुसी हमेशा ध्यान रखना है कि जिथे भी मार्जिनल कोस्टिंग आ गया मतलब कोस्ट जी फिक्स ते वेरीएबल डिवाइड होगी
ठीक है। तो जी मार्जिनल या वेरीएबल कोस्ट है, इनू ही कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। आप भी अच्छी तरह किया, फिर आप भी देखा सीगा कि फिनिश गुड्स ते वर्क इन प्रोग्रेस सारे जोड़े ने मार्जिनल कोस्ट की वैल्यूएशन होंगी है। जी इन्वेंटरीज विकिया नहीं उनके आप उनकी वेरीएबल सैलिंग कोस्ट ते डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट में एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल खर्चा जो होया नहीं। फिक्सड कोस्ट में कंसीडर ही नहीं करेंगे जो फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन करेंगे। फिक्सड कोस्ट में पीरियड कोस्ट मनांगे तो प्रॉफिट एंड लॉस ही जाऊगा। प्राइसेस जोड़े ने मार्जिनल कोस्ट ते कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से डिसाइड होंगे, ना कि फिक्सड कोस्ट में देखते हुए। प्रॉफिटेबिलिटी जी फर्म की है वो जिन्ना कंट्रीब्यूशन दूगा एक प्रोडक्ट उनके बेसिस से रहूगा। फिर आप कुछ चीज़ा देखिया कि जो आप रेवन्यू सारी प्रोडक्ट की वेरीएबल कोस्ट ऐड माइनस कर दें तो वो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। जो उनके बाहरले जो वेरीएबल खर्चे होंगे ने होर नॉन मैन्युफैक्चरिंग खर्चे होंगे ने, बट वो होंगे वेरीएबल नेचर के ने, उन्होंने भी जो माइनस कर दें तो उस मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन खर्चा उस कंट्रीब्यूशन के अंदर जो आप फिक्सड कोस्ट माइनस कर दें, मतलब पीरियड कोस्ट जिन्होंने कह रहे हैं, फिक्सड कोस्ट मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो सकती है, माइनस करने के बाद जो बचता वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो जी भी प्रोडक्ट कोस्ट आप कह रहे थे, जी भी कोस्ट अपनी लगी है फाइनली प्रोडक्ट की परचेज तो लैके सेल्स तक वो सारी इंक्लूड होएगी। उस बाद आप किया कि जी फिनिश गुड्स होंगे ने वो मैजर होंगे ने प्रोडक्ट कोस्ट उपर। ये तुहानूं चंगी तरह पता है वेरीएबल कोस्ट प्रोडक्ट कोस्ट बारे बारी कोई गल घुमा रहा है। कंट्रीब्यूशन जी सेल्स जो आप वेरीएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो दैट इंडिकेट्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है वो चीज़ है जी कि सेल के जिन्ना भी एक्सट्रा अमाउंट आ बचती है, सेल के जिन्नी भी एक्सट्रा अमाउंट बचती है वेरीएबल कोस्ट में हटाने तो बाद यही कंट्रीब्यूशन थ्योरी है। मन के चलती भी कंट्रीब्यूशन जी है ना वो मन के चलो जिन्ना एक फर्म के अंदर कंट्रीब्यूशन है, मतलब वही कंट्रीब्यूशन के प्रॉफिट कटूगा तो वही फिक्सड एक्सपेंसिस मतलब एक जॉइंट कोस्ट है। मतलब जो तुम प्रॉफिट इन्ना लेना तो तुम मान के चलो भी नाल इन्ना तुहानूं फिक्सड एक्सपेंसिस करने ही पैणगे, तो तुहाडी फर्म नूं इन्ना कंट्रीब्यूशन तो कढ़ना ही पएगा। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो है देखो आप कल कह दी कि प्रॉफिट आप डिवाइड कर दिए सारे सैगमेंट्स में, कोई पॉसीबल नहीं है। फिक्सड कोस्ट में बिजनेस के हर सैगमेंट के बराबर के तौर पर डिवाइड करना पॉसीबल नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये दो यहो जी चीज़ा ने जी कि आप फॉर्म के अलग अलग हिस्से में एक सैगमेंट डिवाइड नहीं कर सकते। तो तुम कंट्रीब्यूशन देखो, उस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जी फिक्सड कोस्ट या वेरीएबल कोस्ट है उन्होंने एडजस्ट करो। हम देखो जो मान लो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है तो फिक्सड कोस्ट घट होंगी है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा, बट जो मान लो प्रॉफिट फिक्सड कोस्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूशन घट है तो ऑब्वियसली लॉस में जावांगे। आप जी भी पीरियड कोस्ट होंगी है फिक्सड कोस्ट होंगी है वो रेवन्यू जो भी उस पर्टिकुलर पीरियड ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उनके डायरैक्टली माइनस हो जाता है। ठीक है। पर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, बट उन्होंने आप प्रोडक्ट की कोस्ट नहीं इंक्लूड करते। ठीक है। फिर आप मार्जिनल की गल की, मार्जिनल मतलब पर प्रोडक्ट जो कोस्ट आनी है। ठीक है। बट अब्जॉर्प्शन के आप इदा नहीं सोचते, आप जिन्नी भी फिक्सड कोस्ट होंगी है उन्होंने भी नंबर ऑफ यूनिट्स के नाल डिवाइड करके जे आप टोटल क्लोजिंग स्टॉक पिया सीगा तो आप जो वेरीएबल कोस्ट ते फिक्सड कोस्ट दोनों ही लैके आप उनकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कड्डी। बट मार्जिनल आप सिर्फ जी स्टॉक की वेरीएबल कोस्ट होंगी है उनके बेसिस से ही वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। मार्जिनल के सिर्फ वेरीएबल कोस्ट ही कंसीडर होंगी है। ठीक है। तो जी अब्जॉर्प्शन के फिक्स तो वेरीएबल दोनों होंगे है। फिक्सड कोस्ट जी है पीरियड कोस्ट कहते हैं, पी प्रॉफिट एंड लॉस के पीवी रेशो भी अगे आना है, उत्थे ज़्यादा तुहानूं अंडरस्टैंडिंग होगी। फिक्सड कोस्ट जोड़े ने उन्होंने प्रोडक्शन कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही चार्ज किया जाता है। ठीक है। तो सारी फिक्स कोस्ट में जिन्हें भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे डिवाइड कर दिता जाता है। ठीक है। ये मार्जिनल कोस्टिंग के अंदर टोटल जो कंट्रीब्यूशन का कॉन्सैप्ट आता है, इतने टोटल कंट्रीब्यूशन वाला कोई कॉन्सैप्ट नहीं है। सारे तुसी वेरीएबल खर्चे सारे फिक्स खर्चे माइनस करो एंड जो बचेगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, वो एक मेन डिटर्मिनेंट है। ठीक है। एंड कहते कि ओपनिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की जी वैल्यूएशन है उनके कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट तुम किन्नी 100 यूनिट्स बना लो, 1000 यूनिट्स बना लो, वेरीएबल कोस्ट तो सेम ही रहनी है ना सारे की। करके मार्जिनल कोस्टिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट की कोस्ट है नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से हल्दी जुल्दी नहीं हैगी। एक गल वही समझ सकते जिन्हें प्रॉपरली पहला टॉपिक में डीप से समझे।
तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਕੋਸਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੋਸਟ ਵੀ ਘਟੇ ਵਧੇਗੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਜਨਲ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਘਟੂਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਲਸ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਪੈਨ ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰ ਪੈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲਓ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਰਮ ਨੇ ਵੇਚਦੇ 1000 ਪੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵੇਚਿਆ 20000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ 20000 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਤੀ 1000 ਪੈਨ ਵੇਚਤਾ ਬਾਈ ਦ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 12000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 8000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4000 ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਮੈਂ ਵੇਚ ਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4000 ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ 4000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਟ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ 12 ਰੁਪਏ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ 12 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ 12 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਣਾ 13 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 12 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 13 ਵੇਚ ਸਕਦੀ 14 ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 15 ਵੇਚ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੋ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਓਵਰ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮੇਰੇ 4000 ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਘਰੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4-5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾ ਫਿਕਸਡ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪੈਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 4000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਰ ਪੈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਨਾ 100 ਪੈਨ ਵੇਚਾਂਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਪੈਨ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 1000 ਪੈਨ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ 4000 ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ 4 ਰੁਪੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਪੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 12 + 4 ਠੀਕ ਹੈ 16 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਰੀਅਰ ਵੇਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰ ਰੁਪੀਜ਼ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ 1000 ਪੈਨ ਵੇਚਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੇਚੀ 1200 ਰੁਪਏ, 1200 ਦੇ ਪੈਨ ਵੇਚਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਿਆ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 1000 ਵਾਲੇ 1000 ਪੈਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ 100 ਜਾਂ 200 ਪੈਨ ਹੋਰ ਵੇਚ ਪਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਓਵਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਓਵਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ 4000 ਪੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 900 ਪੈਨ ਵਿਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 800 ਪੈਨ ਵਿਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਨ ਵਿਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ 800 ਪੈਨ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਪੈ ਗਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਹੀ 800 ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਕੋਸਟ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਆ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਾਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਓਲਡ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਰ ਮੰਥਲੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੋਲ ਕੇ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਲਿੱਤੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਰੀ 30,000 ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚੂਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। So if I want to have 1 lakh only as profit, it means I need to have contribution 1,30,000. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਨੇ ਪੈਨ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਚਲੇਗੀ 14 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਇਕਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਫਿਕਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫਰਮ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 12 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ 12 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਟ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ 35 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ।
एफर्ट ही नहीं लग रहा। तो आ 12 rupees my own, 13 rupees by another company, by another supplier directly. Same quality, same thing. What you will do? You will compare the things and you will decide कि मैं की करना है। से अनदर कंपनी 13 रुपए ऊपर इन्हों दे रही है, तो मैनेजमेंट इन्हों कंपेयर करूगी अपनी जी करंट वेरीएबल को, से डिसाइड करूगी कि मैं बनाना है या इन्हों बेचना है। तो कुछ डिसीजन लेना हो खुद बनाने का या करने का, तो थोड़े वास्ते हेल्पफुल हो जाता है। आई हैव ट्राइड कि एग्जाम्पल थराई करिए, क्योंकि कोई थेरी का पेपर नहीं है कि थानू पॉइंट्स याद करने, तुसी बस जीप के एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल माइंड में रखते हुए उस टॉपिक के जो पॉजिटिव नैगेटिव्स ने उन्होंने कंसीडर करना है। हम होर चलते हैं, अपन पता पिछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी को पता होगा कि मैं घट्टो घट इन्ना कॉन्ट्रीब्यूशन तो जनरेट करना ही करना है, ताकि मेरी फिक्सड कॉस्ट जी है वो पूरी बैठ सके। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। मान लो मेरी फिक्सड कॉस्ट हैगी है जी 4000, ठीक है, तो मेरा एक जड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आ रहा है इन्ना, ठीक है, तो मैंने डिवाइड करके की आ गया 500 पेंस। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कि देखो कि अगर मैं प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट हो गया जितने प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा, ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, दैट इज ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये इनका मेन कहानी है। नो प्रॉफिट नो लॉस इज द मेन पॉइंट कि इत्थे थोड़ा कोई नहीं आ रहा। ना मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन च की सीगा फिक्सड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही तो चीज़ां छिपियां सी, प्रॉफिट तो होया ही नहीं। मतलब जो थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी फिक्सड कॉस्ट के बराबर हो जाती है, ध्यान नाल सुनना, जो थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्सड कॉस्ट के बराबर हो जाती है, मतलब तुसीं जो 4000 थोड़ी फिक्सड कॉस्ट आ रही सी ना, उन्ना ही फर्म कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर पाती है। ठीक है, तो फिर वो पॉइंट की बन जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। हम एक फर्म को ना ब्रेक इवन पॉइंट की नॉलेज होना जरूरी है। मान लो मैं स्टार्ट किया कम, तो स्टार्टिंग के फेज ना मैनू पता सीगा कि मैंने ना 4000 रुपये की कॉस्ट तो छोटे जे सैटअप के मेरी पैनी है। तो जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब मेरी वेरीएबल कॉस्ट कट के जो पैसा मेरे को बचता है वो 8 रुपये बचता है, ठीक है, पर पेन। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट हैगी है 4000, तो मैं उससे ही 4000 सिर्फ मैं 4000 मतलब फिक्सड कॉस्ट की गल की, ठीक है, उन्होंने मैं नंबर ऑफ जो भी मेरे को पर पेन के अकॉर्डिंगली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है, मैं उन्होंने 500 पेन्स मतलब 500 पेन्स आ गया, मतलब कि 500 पेन तो मैं घट्टो घट बेचा, 500 गुना 8 4000, इन्ने को पेन तो घट्टो घट बेचा ना, ताकि मेरी फिक्सड कॉस्ट पूरी हो जाए। प्रॉफिट गया इधर उधर, भाग गया वो, ठीक है। अब सिर्फ इधर देख रहे हो कि कॉस्ट कितनी जनरेट आप कर सकते हैं, सॉरी किन्ना को ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਕੋ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫਰਮ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन घट्टो घट इन्ना होए कि अपनी फिक्सड कॉस्ट में कवर कर जाए, ठीक है। तो फिक्सड कॉस्ट में करने वास्ते जो कंट्रीब्यूशन है वो पर यूनिट कितना होना चाहिए, ताकि वो अपनी टोटल जी है वो फिक्सड कॉस्ट में नंबर ऑफ पेन्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किन्ने होने चाहिए ने कि वो अपनी कॉस्ट में कवर कर सके, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो यह जहा पॉइंट जिथे नो प्रॉफिट नो लॉस, घट्टो घट फर्म इन्ना को वेच पाती है कि वो अपनी फिक्सड कॉस्ट तक पहुँच जाती है, प्रॉफिट जनरेट एक्सट्रा नहीं कर पाती, उत्थे फिक्सड कॉस्ट ते कंट्रीब्यूशन बराबर ही हो जाती है। हुण नुकसान की है, की प्रॉब्लम्स आंदियां ने मार्जिनल कॉस्टिंग नूं अंडरस्टैंड करते वक्त। हुण देखो कई बार ना कॉस्ट नूं क्लासीफाई करना बड़ा मुश्किल है। आप एग्जाम्पल्स कुछ लिखिया, कुछ खर्चे है जो क्लासीफाई करने, मतलब हम आप क्योंकि अपने शुरू तो पता है कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्सड कॉस्ट जी वेरीएबल कॉस्ट होंगी है उन्होंने आप डिवाइड कर दें, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जो एक पेन फैक्ट्री की एग्जाम्पल ही आप लै रहे थे, वो की होया जिवें इलैक्ट्रिसिटी के खर्चे ने, वो कई बार इलैक्ट्रिसिटी का खर्चा तो होता ना, कई बार प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है, तो करके कई बार कुछ खर्चा जो पैना ही पैना इलैक्ट्रिसिटी का,
ठीक है, मतलब एक फॉर्म ने, एक कॉर्पोरेट ने, फैक्ट्री ने लिता ही लिता है, तो उनका कुछ खर्चा जो उन्होंने फिक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, बिल जो बनेगा उपर वखरा ही वखरा, मान लो 5000 10,000 जो भी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री के अकॉर्डिंगली उन्हें लिमिटेड पे करना ही पेगा। आ उनका फिक्सड नेचर सीगा, आ इदां दा वेरीएबल सीगा। ते कई बार की होंदा मतलब कॉस्ट नूं क्लासीफाई करना फिक्स ते वेरीएबल दे विच इस फैक्टर नूं ध्यान रखना कई बार समझ नहीं आती एक फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल भी, तो फिर उस करके मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੇਲਸ ਹੀ ਵਧਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਕਸ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਨ ਏ ਹੈ ਉਹ 8 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੈਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, बट हो सकता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रोडक्ट ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा मशीन आवर्स ज़्यादा रॉ मटीरियल लै रहा हुए, तो इस चीज़ पर अपना फोकस ना हो। तो जरूरी नहीं होंगे कि हायर प्रॉफिट वास्ते तुम कॉन्ट्रीब्यूशन ही हायर लैके आओ, तुम अपनी जो कोस्ट में रिड्यूस करो। होर कई तरीके हो सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में अप करने वास्ते। सो अकेला कॉन्ट्रीब्यूशन माइंड च नहीं रखना चाहिए। उस तो बाद रिस्क ऑफ लो प्रॉफिट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆ 12 ਰੁਪੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਫਾਸਟ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। तो उन्होंने फिक्स कोस्ट में कंसीडर नहीं किया, उन्होंने 12 रुपए की लागत पता सी, उन्हें 13 रुपए तो बेचता, तो बहुत घट प्रॉफिट जो वो फॉर्म को दिता। ठीक है, उनकी वेरीएबल कोस्ट तो कवर होगी, बट वो बहुत कुछ या नाम मात्र प्रॉफिट दे पाया फिक्स कोस्ट कवर करने वास्ते। तो कई बार की होंगे क्योंकि अपने दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि अकाउंटेंट एक सेल्स पर्सन के माइंड ये चीज़ बैठ सकती है कि भी सिर्फ वेरीएबल कोस्ट तो 13 रुपए हैगी है, 12 रुपए ही हैगी, तो इनके हिसाब से प्रोडक्ट में बेचा जाए। तो कई बार आप वेरीएबल कोस्ट पर फोकस करते हुए घट मार्जिन से चीज़ां बेच देंगे, जिन्हें करके अपनी कोस्ट भी कई बार पूरी नहीं होती। ठीक है, दूजी गल ये कि जो तुम किसी चीज़ की वैल्यूएशन कर रहे हो, हुण आपां पिछे उदाहरण कल भी की सीगी सैटरडे नूं 200 पेन बेचा, वो अनसोल्ड सीगा कि उन्होंने बनाने सिर्फ 12 रुपीज़ की कॉस्ट ही आई है। ठीक है, उस बनाने कुछ फैक्ट्री का जो रेंट यूज होया सी, उन्होंने बनाने पर जो सुपरवाइजर या लेबर लगी होएगी, लेबर तो चलो तुसीं इंक्लूड करती, बट जो भी सुपरवाइजर उन्होंने सुपरवाइज कर रहा सीगा वो उन्होंने वैल्यूएशन उस तरह की चीज़ों की वैल्यूएशन इहदे च आई नहीं। तो जो फिक्सड ओवरहेड्स ने जोड़े कि उस प्रोडक्शन का हिस्सा ही सीगे, पर उन्होंने जो फाइनली जो कोस्ट में गल करते तो उत्थे उन्हें इग्नोरेंस मिलती है फिक्सड कोस्ट में। ठीक है, तो फिक्सड कोस्ट में आप जो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं उदों मार्जिनल तो करके चले जाने कि भाई इन्ना स्टॉक एंड पे है, वेरीएबल कोस्ट डायरैक्ट लागत जी नहीं बननी चाहिए, बट उस उपर भी एडिशनल खर्चे से आपको कंसीडर नहीं किया। ये इनका इशू है। मतलब कई बार एक तो एक सीधी सीधी प्रॉब्लम कि समझ नहीं आता कि वेरीएबल है कि फिक्सड है। दूजा ये धारणा कि कॉन्ट्रीब्यूशन हाई होगा तो ही प्रॉफिट हाई होगा, इदा कुछ नहीं होंगे, सिर्फ यही नहीं हो सकता। फिर कई बार दिमाग ये होंगे कि वेरीएबल कोस्ट इन्नी दी है तो इन्ने तो थोड़ा जिहा उपर मार्जिन रख के फॉर्म या कंपनी सैल कर देंदी है, बट कई बार फिक्सड कोस्ट ही नहीं निकल पाती, तो फिक्सड कोस्ट में ओवरऑल इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। हुण मान लो कंपनी कह रही है कि 12 रुपए की वेरीएबल कोस्ट है, ठीक है, बट सडनली प्राइसिस जो ने इंक के मान लो वध गए या लेबर वेजेस वध गए। ठीक है, तो कई बार की होंगे एक्चुअल कोस्ट की हो जाती है हायर हो जाती है। छोटी जी एग्जाम्पल देनी है, 12 रुपए मान लो एक पेन बनाने लगते थे, तो मार्केट के वैल्यूएशन चेंज हो गई एकदम, वेजिज वध गई या फिर इंक के जोड़े रेट्स ने वध गए। ठीक है, जी एक्चुअल कोस्ट सी उन्हें करके हायर हो गई, पर वधे बाद चो। ठीक है, तो तुम कई बार जी कॉस्ट असम्पशन मान के चल रहे हो, कई बार अनरियलिस्टिक हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट के अंदर उनके रेट्स वधे हुए है, उनके रेट्स घटे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली फिर मार्केट के प्रोडक्ट की डिमांड कुछ फर्क पैंदा है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली ही कई बार आप की होंगे जिन्नी उनकी एक्चुअल कोस्ट होंगी है उनके तो भी आप एक्चुअल कोस्ट भी ईवन वध रही होंगी है। ठीक है,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਮਤਲਬ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਗਨੋਰਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਿੱਤੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। One pen may take 2 minutes to produce, another may take 10 minutes using costly machinery. Even both have the same marginal cost, the actual total cost differs. ठीक है। हम तुम देखो कोई प्रोडक्ट बनाने कितना टाइम लगता है, बाकी सारे फैक्टर्स कंसीडर ही नहीं करते ना। बस सीधे जो डायरेक्ट सीधे सीधे चीज खर्चे जो पैंदे ने प्रोडक्ट बनाने के, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एम्प्लॉइज, डायरेक्ट मटीरियल, वो चीज़ें कंसीडर हो जाती हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग गया, कितनी इन्वेस्टमेंट, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स ही नहीं कंसीडर हो रहे। तो ये एक कंसर्न है। उस बाद कई बार वैल्यू जी स्टॉक की अंडर वैल्यूड हो जाता है। हम आप पिछले एग्जाम्पल की है 1000 पेन पिया सी, बस मैं उनकी वैल्यूएशन करी 12 के अकॉर्डिंगली, तो एक ही हो गया 12,000 रुपये एंड वो वैल्यूएशन हो गई। स्टॉक वैल्यू जी है वो लोवर होगी क्योंकि फिक्सड कॉस्ट में आप कंसीडर ही नहीं किया, जबकि इनू बनाने कुछ चीज़ों की कोस्टिंग भी लगी होगी। ठीक है जी। तो ये की ने नुकसान ने। नुकसान कोस्ट क्लासीफाई नहीं हो रही। ये नुकसान की गल्ला कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माइंड च रखना। ये नुकसान कि तुम वेरीएबल कोस्ट में सारा कुछ मान के चल रहे होंगे, अकॉर्डिंगली कई बार आप घट बेचते हैं तो अपनी फिक्सड कॉस्ट भी बुरी नहीं होती। तुम किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन के अंदर होने वाले फिक्सड ओवरहेड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन कोस्ट या वॉल्यूम नहीं कंसीडर नहीं करोगे, तुम बाकी चीज़ों भी लोगे कि कितना टाइम लग गया, कितना इन्वेस्टमेंट लग गया। कई बार आप जो धारनावां बना लेंगे भी इन्नी लेबर पऊगी, इन्ना इंक का रेट पऊगा, उनके अकॉर्डिंगली आप प्राइस डिसाइड कर लिया। बट एक्चुअल जो तुम पे करन ते आए तो उनके प्राइसिस ही बढ़ चुके हैं, फिर तुम अपनी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन घट की हुई है, मतलब घट रेट लगाया हुआ है, प्राइसिंग उनकी घट की, तो तुहानूं दिक्कत आ जाती है। ठीक है। चलो हुण आपां करन लगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP एनालिसिस। सब तो पहला तुसीं माइंड च रखना है कि आप कॉन्सैप्ट करते हो, तुसीं अपने आप पर आपके ऊपर माइंड में लैके चलना कि मेरी एक फॉर्म है तो मैं ये चेक करन जा रहा। मेरी एक फॉर्म है तो मैं ये चेक करन जा रहा कि अगर मेरे अंदर मेरे प्रोडक्ट मेरी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उनका कोस्ट मतलब उनकी लागत कितनी है, उनका सैलिंग उनकी जी मतलब विकया किन्ने ते है, मतलब कोस्ट और सैलिंग मतलब प्रॉफिट के विचकार गल आ गई, तो वो किन्नी क्वांटिटी च बेचे है कोस्ट मतलब उन्हें किन्नी को लागत लगी, फिर उन्होंने किस रेट पे बेचा मतलब उन्हें तो कितना प्रॉफिट जनरेट किया, तो उनकी क्वांटिटी किन्नी है। ये 3 फैक्टर्स जो तुम स्टडी करने की गल करते हो की कहते हैं कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तुम इस टॉपिक के अंदर ये समझोगे कि आप सिर्फ एक बार कोस्ट का वॉल्यूम के नाल की रिलेशन है, कोस्ट किदा वॉल्यूम के वधन घटन के नाल अफेक्ट होंदी है। ठीक है। किदा कोस्ट के घटन वधन के नाल प्रॉफिट उपर इंपैक्ट पैंदा है, किदा वॉल्यूम के घटन वधन के नाल प्रॉफिट उपर इंपैक्ट पैंदा है। ये सारी चीज़ आप इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो एक मैनेजरल टूल है जिंदे विच प्रॉफिट प्लानिंग वास्ते आप कोस्ट, सैलिंग प्राइस, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। जिदा कि कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्लीयर दसदा कि 3 वेरीएबल कोस्ट होंदियां ने। वेरीएबल कोस्ट ऑफ 3 वेरीएबल्स, अच्छा 3 वेरीएबल चीज़ां हैगियां ने, 3 वेरीएबल्स ने, पहला कोस्ट, दूजा वॉल्यूम, तीजा प्रॉफिट। ठीक है। जो आप कोस्ट का रेवन्यू तो प्लस जो भी एक्टिविटी है मतलब किस लैवल पर एक्टिविटी हो रही है तो प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, इन चीज़ों जो स्टडी करते हैं तो हम आप कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं। असम्पशनस की ने, सब तो पहला ये मान के चलते हैं आप कि जो भी चेंज आ रहा है ना रेवन्यू, देखो रेवन्यू के मतलब सेल्स के अंदर कितना जिन्ना भी आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, रेवन्यू के कोई भी चेंज आ रहा है तो आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई मैं एक बार कोस्ट करके जो चेंज आ रहा है, ठीक है,
या रेवन्यू या कोस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ अगर चेंज आ रहा है तो वो यूनिट्स करके वॉल्यूम करके जो चेंज आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स ਵਧਾਈਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਘਟਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਣ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਬਸ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਅਗਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਓਨਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵਧੂ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵਧੂ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਊਗਾ। एग्जाम्पल देखो 20 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट सैलिंग सीगा उनकी वेरीएबल कोस्ट 12 रुपए सी। फर्म ने 1000 रुपए विद 1000 पेंस 20,000 की इनकम जनरेट की, 12,000 की वेरीएबल कोस्ट आ गई, 8,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। कंपनी ने बेचे उही 1000 की जगह 2000 यूनिट्स वध गए, उनके अकॉर्डिंगली सेल्स बन गई 40,000 रुपये तो वेरीएबल कोस्ट बन गई 2000 यूनिट्स गुना 12 24,000 यूनिट्स। तो कहता कि आ सेल चेंज होया ना रैवन्यू विच, सेल रैवन्यू चेंज आया 20 तो 40,000 या कोस्ट विच चेंज आया 12 तो 24,000। इस सिर्फ और सिर्फ तां घटी वधी है क्योंकि इहदे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना वॉल्यूम चेंज आया वो चीज़ मैटर करती है। तो ठीक है, तो ये थ्योरी मान के चलती है कि मैं कोस्ट ते वॉल्यूम, हाँ जी जी CVP है ना बेटा उनकी एग्जाम्पल समझो फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या की रहे हैं। एग्जाम्पल अगर क्लीयर हो जाती है तो थोड़ा समझ आ जाएगी। ये टॉपिक थोड़ा जा क्विकली समझ आने वाला नहीं है कि क्विकली इन्हें समझोगे। एग्जाम्पल समझ के अगर तुम सिर्फ एग्जाम्पल भी चंगी तरह समझ गए तो तां थोड़ा सैशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लीयर है। कोस्ट वॉल्यूम के अंदर आपां एक प्रोडक्ट नूं बनाने के अंदर जी कोस्ट लगती है, ठीक है, उनके अंदर जो भी अपन रैवन्यू जनरेट होंगे तो वॉल्यूम का आपस में की रिलेशन है उन्होंने स्टडी करते हैं। आप कोस्ट का वॉल्यूम का तो प्रॉफिट कह लो या रैवन्यू कह लो इतने, ठीक है, उनके आपस में की रिलेशन है उन्होंने आप अंदर स्टडी करते हैं। सैलिंग अगर 20 रुपये सीगा वेरीएबल 12 रुपये सीगे, बेचे 1000 यूनिट्स उनके अकॉर्डिंगली आ सेल्स आ गई, उनके अकॉर्डिंगली आ वेरीएबल कॉस्ट आ गई। हुण आपां 1000 तो 2000 ऊपर शिफ्ट हो गए तो हुण उनके अकॉर्डिंगली सेल्स या रैवन्यू विच चेंज आया, उनके अकॉर्डिंगली कोस्ट विच भी चेंज आया। तो तुसीं कॉन्सैप्ट समझो कि आपां ये मान के चलते हैं कि रैवन्यू ते कोस्ट विच कितना चेंज आया वो किन्ने तुसीं पेन बेचे उस हिसाब उपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इत्थे रैवन्यू की सीगा कि तुसीं किन्ने पेन बेचे, इत्थे कोस्ट की सीगी तुसीं किन्ने पेन प्रोड्यूस किए, मतलब कोस्ट कितनी लग रही है। हुण ध्यान नाल एक बारी आइयो कॉन्सैप्ट नूं माइंड च रखदे हुए ध्यान नाल सुनना। देखो फायदा जिहड़ा सेल्स वधी वो कई बार आप सैलिंग प्राइस ही वधा देंगे तां भी तो अपना ओवरऑल सेल्स रैवन्यू वधना ही सी ना। इत्थे पिछली एग्जाम्पल ही लै लो, आ तुसी 1000 रुपये 1000 पेन बेचे सी ते सैलिंग प्राइस थोड़ा जिहड़ा सीगा वो 20 रुपये सीगा, ठीक है। मैं 1000 रुपये पेन ही बेचदी पर मैं अपना सैलिंग प्राइस जो है ना 40 रुपये कर लिया मान लो, तो 40,000 रुपीज़ 40,000 रुपीज़ चाहे मैं पेन ज़्यादा नहीं बेचे, पेन उन्ने ही बेचे पर सैलिंग प्राइस करके भी तो मेरा सेल्स बढ़ सकती सी ना। कुछ कोई भी रीजन हो सकता सेल्स ਵਧਣ ਦੇ, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। आई गल समझ सकते कि तुसीं नंबर ऑफ यूनिट्स ਵਧਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ सेल्स ਵਧੀ है पई, ये ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ सेल्स है वो किसी भी रीजन करके ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। मैं पॉइंट लिता कि भी गल करांगी।
सेल्स प्राइस वधन करके, डिमांड वधन करके, तुसी क्वालिटी वधाती, एडवर्टाइजिंग की, कोई भी और रीजन हो सकता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग एंड देन द सेल्स इज इंक्रीजिंग. एंड ऐदा ही कोस्ट घटन के भी काफ़ी रीजनस हो सकते हैं. रॉ मटीरियल कुछ भी होर रीजन हो सकता है. तां करके कोस्ट का जी घटन की रीजन है कोई भी हो सकता है. पर जो कोस्ट टू वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ना, ये कहता है कि कोस्ट तो तुसी एक बार सिर्फ स्टडी करो ना, कि तुसी सिर्फ इस गल उपर फोकस करो एक बार भी रेवेन्यू ते कोस्ट विच फर्क जो आ रहा है वो वॉल्यूम करके आ रहा है. तुसी इस चीज़ की स्टडी करो. मतलब बेसिकली टॉपिक है ही इस चीज़ उपर कि आप ये समझ सके कि कोस्ट ते रेवेन्यू विच, ध्यान सुनो, कोस्ट ते रेवेन्यू विच कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. कोस्ट ते रेवेन्यू विच कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. ठीक है, वो बाकी चीज़ों एक बार कॉन्सटेंट मान के चल रहा है. ठीक है, उनके वास्ते जो चीज़ा मैं लिखिया है ना, लिस्ट बनाई है, ये बुक के अंदर कुछ स्पैशल मैंशन नहीं है थोड़े वास्ते, बट वो एग्जाम्पल आप लै रखी सी, उनके करके मैं स्पैशल कुछ पॉइंट्स नाल ऐड करते. कोई भी रीजन करके देखो कोस्ट घट सकती है, कोई भी रीजन करके थोड़ा रेवेन्यू बढ़ सकता है. ठीक है, ओवरऑल भी तुसी जेकर कोस्ट घटाओगे तो थोड़ा रेवेन्यू तो किसी अंडरस्टूड है, थोड़ा प्रॉफिट वधूगा ही वधूगा. ठीक है, पर कुछ आ सारे रीजन जो है ना वो कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चलते ही नहीं. वो सिर्फ इन्ना कहते हैं कि कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भाई तुसी यही स्टडी करते हो कि फर्क की पैंदा है, कि फर्क वॉल्यूम करके कोस्ट रेवेन्यू की फर्क पै रहा है, होर कोई कारण ही नहीं है. एक बार ये मान के चलता है. हम अभी दूजी असम्पशन देखो, जो असम्पशन समझ आ रही ने तो टॉपिक क्लीयर हो रहा है. असम्पशन का मतलब यही है कि तुम जो इनकी गल्लां मान के चल रहे हैं वो समझ आ गई तो मतलब कॉन्सैप्ट क्लीयर हो रहा है. हम एक होर अगला पॉइंट देखो. पहला पॉइंट आप यही सीखिया कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही है जो कोस्ट ते रेवेन्यू में फर्क पाता है. दूजी गल आप देखी कि ये मान के चलता है कि जी टोटल कोस्ट है ना उन्हें डिवाइड किया जा सकता है. फिक्सड जोड़ा है वो दैट डजंट वेरी विद आउटपुट लेवल. जिन्ना मर्जी आउटपुट प्रोड्यूस कर लो, फिक्सड उन्ना ही रहना है. वेरिएबल कंपोनेंट जो जिन्हें आउटपुट बताओगे उनके अकॉर्डिंगली घटे बढ़ेगा. वेरिएबल कोस्ट विच डायरैक्ट वेरिएबल कोस्ट, इनडायरैक्ट वेरिएबल कोस्ट दोनों ही आ जाते हैं. फिक्सड कोस्ट विच भी जी डायरैक्ट फिक्सड कोस्ट या इनडायरैक्ट फिक्सड. मैन्युफैक्चरिंग हो गया डायरैक्ट, मतलब होगी पिछले बड़ी चीज़ें करके आए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट. डायरैक्ट कोस्ट मतलब इनडायरैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं इतने. असम्पशन पुरानी ही है. आ देखो जो आप एज आ वाली एग्जाम्पल लिखती हूँ ए वाली, एंड मैं फिक्सड कोस्ट की गल की नहीं, तो मतलब कि कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर भी, कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर भी बेटा जी कल्ली फिक्सड कोस्ट नूं तां इग्नोर ही कर देंगे हैं. जो इत्थे कोस्ट की गल होगी तो वो सिर्फ एक बारी वेरीएबल कोस्ट की गल होगी. ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, ध्यान नाल सुनना. कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मार्जिनल कोस्टिंग की ही एक सब पार्ट सीगा. एक आप मार्जिनल जब कोस्टिंग चैप्टर कर रहे हैं उनका यही सब पार्ट सीगा. उनके अंदर आप की मान रहे थे कि कोस्ट ਦੇ अंदर फिक्सड कोस्ट वेरीएबल कोस्ट अलग अलग है. जो प्रोडक्ट की कोस्ट की गल करांगे उदों तो सिर्फ आप वेरीएबल कोस्ट की गल करांगे. फिर जो कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वाला सब टॉपिक शुरू होएगा उत्थे भी फिक्सड कोस्ट वेरीएबल कोस्ट तो वक्री होगी. फिक्सड कोस्ट जी है उत्ते अकॉर्डिंगली वो फर्क नहीं पऊगा, बट वेरीएबल नूं फर्क पऊगा. वेरीएबल विच मैन्युफैक्चरिंग वाली तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाली दोनों ही वेरीएबल कोस्ट आएगी. फिक्स विच मैन्युफैक्चरिंग वाली तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाली दोनों ही फिक्सड कोस्ट आएगी. पर इनके भी वही सेम कहानी मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट की कोस्ट मतलब जो उनकी मार्जिनल कोस्ट हैगी. ए टॉपिक मैं ना शॉर्ट पार्ट्स च लै रही हाँ. मतलब मैं सिर्फ देखो अज सिर्फ उनके पिछले जो मार्जिनल कोस्टिंग के फायदे या नुकसान ले, अज मैं नवा थोड़ा जो टॉपिक लिया तो वही टॉपिक का बेसिक उपर वर्क किया. मतलब टॉपिक लंबा है, बट अगर मैं सारी चीज़ें वन गो चलांगी थोड़े वास्ते डाइजेस्ट करना, हजम करना, समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट्स वाई आई टेक वेरी वेरी मतलब थोड़ा डीप टाइमिंग लैंदी हाँ उस एक ही पॉइंट को क्लीयर करने के, ताकि अगों जो चीज़ां थोड़ा भुल्लन ना. जो बिहेवियर जोड़ा है पॉइंट बस सिंपली वो पहले पॉइंट की ही रेपिटेशन हैगी है, वर्डिंग चेंज की हुई है. मतलब बेसिक मीनिंग वही निकलेगा. ये कह रहा है कि जो तुसी ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना हो ना कोस्ट वॉल्यूम ते प्रॉफिट का जो रेशो है मतलब रिलेशन है उन तुसी ग्राफिकली भी
स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रजेंट कर सकते हो कि भाई जे कॉस्ट वधदी पई है तो जिहड़ा वॉल्यूम हैगा जिहड़ा प्रॉफिट हैगा या मान लो वॉल्यूम जो है मान लो वध रहा है तो उवें कॉस्ट भी वध रही है। ठीक है, जे वॉल्यूम घट रहा है मान लो किसी रीजन करके वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, तो थोड़ा जी मतलब प्रॉफिट है वो भी की होएगा डाउनवर्ड चला जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि जो भी रिलेशन है ना इनके अंदर वो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली द बिहेवियर ऑफ द टोटल रेवेन्यू द टोटल कॉस्ट आर लीनियर एंड in relation to the output level with the relevant time range and time period। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸਟ ਵਧੂਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੈ ਘਟੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸਟ ਘਟੂਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ तीनों चीज़ां आपस में कोरिलेट जियां करदियां ने, समझ के मतलब इनू एक रेलेवेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली आप देखो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली कोस्ट का रिलेशन, वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट का रिलेशन सब इत्थे कड्ढियां जा सकदियां ने, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कीतियां जा सकदियां ने। नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कोस्ट यूनिट्स आर नोन एंड कांस्टेंट। देखो ਇਹ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰ, ਚੌਥੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੇਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਸੇਲ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ यूनिट्स ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है, दूजी असम्पशन की सी कि दूजी असम्पशन की सी भाई कि जी टोटल कोस्ट है उनके फिक्सड कोस्ट ते वेरीएबल कोस्ट वक्रे वक्रे ने, तो आप सिर्फ इत्थे वेरीएबल कोस्ट लिती फिक्सड कोस्ट लिती नहीं। तीजी असम्पशन आप की मान के चल रहे थे कि आ सेल्स वेरीएबल कोस्ट, सेल्स जगह रेवेन्यू वर्ड भी यूज हो सकता है, प्रॉफिट भी, जो भी तुम कहना चाहो। ठीक है, इतने तीनों जगह अलग अलग टाइम पर अलग अलग वर्ड यूज किए हुए। तो रेवेन्यू का वेरीएबल कोस्ट का तो जिन्ने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे मतलब वॉल्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड किए वही हो गया ना। तो ये तीनों चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये पॉइंट भी क्लीयर है। चौथा पॉइंट आप इस एग्जाम्पल ये समझिया कि मैं तुहानूं एग्जाम्पल दी सी कि आ 40,000 इत्थे भी आ सकता सीगा ते 1000 पैना दे नाल ही आ सकता सीगा जेकर इत्थे सैलिंग प्राइस आप 40 रुपए कर देंगे। पर आप इत्थे एवें मनना ही नहीं, आप हमेशा ये मनना है कि जी आ सेल दे चेंज आएगा ना आ नंबर ऑफ यूनिट्स नूं वधान घटान करके ही आएगा, एंड अकॉर्डिंगली ही सेल दे चेंज आएगा, कोई होर रीजन नहीं है। मान लो वेरीएबल कोस्ट जी है वो 12,000 है, इत्थे वो 24,000 है। ठीक है, तो जे आप इत्थे वेरीएबल कोस्ट किसी तरह बहुत एफर्ट लगाया कंपनी ने सीधा ही अपनी जी वेरीएबल कोस्ट है वो घटा ली। ठीक है, तो इत्थे 12,000 आ गई, आ सकती सी वैसे तो आ सकती है साबित जी, है ना, बट नहीं आई क्योंकि आप इत्थे मान के चले कि कोस्ट किसी भी तरीके दे नाल घटी नहीं है तो सैलिंग प्राइस किसी भी तरीके दे नाल वधिया नहीं है, क्योंकि आप स्टडी किंदे कर रहे हैं वॉल्यूम दे नाल ही रिलेशन बना रहे हैं एक बारी। देखो फोर्थ असम्पशन की है, सैलिंग वेरीएबल कोस्ट कोई भी फिक्स्ड कोस्ट है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ने ते उन्हां दा मतलब नोन ने ते कांस्टेंट ने, मतलब चेंज नहीं हो रही है इन्हां दी वैल्यूएशन, नहीं तो फिर फर्क आ जाएगा ना सेल्स के अंदर। अगला पॉइंट की कह रहे हैं कि जोड़ा ये एनालिसिस है उनके जोड़ा एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट मान लो है आप ऑन द बेसिस पे करना चाहिए तो ऑन द बेसिस पे भी कर सकते हैं। मान लो कल पेन्स की गल हो रही सर भाई पेन्स की गल ही कर रहे हैं ना आप इतने। ठीक है, तो होर आप की कर रहे हो कई बार आप भी हो सकता ना कि एक फार्म अलग अलग जोड़े प्रपोर्शन के प्रोडक्ट्स वेचती हुए,
अलग-अलग प्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਬਰਸ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, but ਜਿਹੜੇ ਵੀ multiple products sold will remain constant as the level of the total units sold changes। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਲਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। साबित 5th पॉइंट क्लियर हो गया? ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੀ 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 ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਏ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਸੇਲਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 60% ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਏ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 40% ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੋਟਲ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੇ 200 ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 60% ਕੀ ਆ ਵੇਚੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਏ ਵੇਚੂਗੀ। ਇਹਦੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 60% ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਲਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਸਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੇਲਸ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ MCQ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕੋਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਈ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ MCQ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸਟ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੀਚੇ ਲਿਖਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 60% 40%, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਰੈਡ ਪੈਨ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ, आई थिंक ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ पे दिख नहीं रहा ज़्यादा, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम। कोई भी उन्होंने 3 रीजन पाते, तो चौथा रीजन उन्होंने पाता नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨਾ ਸੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਿਕਸਥ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸਟ, all revenues, all cost can be added, subtracted, compared without taking into time the time value of money।
ठीक है कि वैल्यूएशन जी जिवें हुण अज मैं ईयर स्टार्ट होया ठीक है रॉ मटीरियल खरीदया मैं उनकी कॉस्ट 10,000 रुपए सी ठीक है बट एकदम महंगाई काफ़ी बढ़ गई इन्फ्लेशन काफ़ी होगी जो साल की स्टार्टिंग में 10,000 सीगा वो ईयर एंड में 10,500 के बराबर है ठीक है ईयर एंड पे वो 10,500 के बराबर है तो टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुसीं कॉन्सैप्ट सुनिया होएगा कि जो मान लो अज तो 15 साल पहला अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की सी तो या 100 रुपये की जिन्नी भी वैल्यू सी 100 रुपीज़ के नोट की अज उन्नी वैल्यूएशन 500 के इक्वलेंट हैगी है तो टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंगली जी कॉस्ट की वैल्यूएशन मतलब रेवन्यू की वैल्यूएशन है या कॉस्ट की वैल्यूएशन जी है वो चेंज होती रहती है ठीक है फिर उनके अकॉर्डिंगली अपने फर्क आऊगा पर कहता कि जो भी रेवन्यू या कॉस्ट जो ना एड सबसट्रैक्ट या कंपेयर किया जा सकता है तो तुम बेझिझक होकर जो भी कॉस्ट है घटा कॉस्ट माइनस करोगे ऑब्वियसली टोटल रेवन्यू कढ़ने वास्ते ठीक है तो उनकी वैल्यूएशन एडलैस कर सकते हो तो तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करना कि समय के अकॉर्डिंगली चेंज आया है या नहीं आया ठीक है जी ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈਲਿੰਗ प्राइस करके भी सेल में फर्क आता है बट आप मनांगे कॉन्स्टेंट है कोस्ट घटन वधन करके भी टोटल फर्क आऊगा फिक्सड कोस्ट घटन वधन करके भी टोटल च फर्क आऊगा बट आप कॉन्स्टेंट मान के चलांगे तो मनांगे कि हाँ सानू पता है फिफ्थ पॉइंट आप मान के चलांगे कि टोटल जिन्नी भी आप सेल्स कर रहे हैं चाहे आप 100 यूनिट्स की सेल कर रहे हैं चाहे फर्म 200 यूनिट्स की सेल कर रही है जिन्नी भी यूनिट्स की सेल कर रही है उनके अंदर मान लो वो प्रोडक्ट का मिक्स रखती है कई बार आप एक ही प्रोडक्ट नहीं बेचते ना एक तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं प्रोडक्ट ए बेचा प्रोडक्ट बी बेचा प्रोडक्ट सी बेचा तो इन्हों के अंदर रेशो फिक्स होएगी कि आ 40% आप प्रोडक्ट ए बेचना है ठीक है 40% आप प्रोडक्ट बी बेचना है 20% आप प्रोडक्ट सी बेचना है ठीक है क्योंकि कंपनी अगर अलग अलग रेशो चेंज करती हम आ प्रोडक्ट ए की जो सैलिंग प्राइस है वो वखरा है आ प्रोडक्ट बी का सैलिंग प्राइस वखरा है प्रोडक्ट सी का सैलिंग प्राइस वखरा है तो जो अलग अलग सैलिंग प्राइस एड होंगे एडजस्ट होंगे तो ओवरऑल वैल्यूएशन पर फर्क पऊगा आप की स्टडी करते पे आप ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट्स जो करके जो फर्क आ रहा है उन्होंने स्टडी कर रहे हैं तो सिंपली ये समझना है फिफ्थ पॉइंट के अंदर कि वैल्यूएशन परसेंटेज चेंज नहीं होना चाहिए परसेंटेज जो मिक्स है उन्हें चेंज नहीं आना चाहिए वो बेसिकली ये जी असम्पशन है ना वो लैके चल रहे हैं ताकि जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन की रेशो है या जो CVP है ठीक है इनका रिलेशन करना ईजी हो जाए जो तुम एक तो ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हो कई बार प्रोडक्ट 100 बेचता कई बार प्रोडक्ट जो यही प्रोडक्ट है अगली बार 150 बेचता तो थोड़े मतलब काफ़ी फर्क पऊगा थोड़ा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा ये असम्पशन सिर्फ ऐड की गई ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए थोड़ा पता हो कि तुम कि प्रोडक्ट कितनी परसेंटेज के बेच रहे हो जस्ट दिस इज़ द ओनली पर्पस ठीक है सिक्स पॉइंट आप एक जो अज का 10,000 रुपये तुम लिते तो जो तुम एक साल बाद 10,000 रुपये लेने हैं दोनों के फर्क है उनकी टाइम वैल्यूएशन के फर्क है ठीक है तो जेकर आप फाइनैशियल मैनेजर की नज़रों से देखिए तो आ कॉन्सैप्ट सही नहीं है ठीक है पर जेकर आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के चक्कर के जेकर इतने आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करांगे तो कैलकुलेशन बहुत औखी हो जानी चाहिए ठीक है तो जो सिक्स पॉइंट है ना वो भी ऐड किया गया ताकि थोड़ी कैलकुलेशन जी सिंपल रहे सिंपलीसिटी वास्ते
कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸਟ ਮੇਰੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट लगा लो कुछ भी लगा लो रेवेन्यू होंगे तो 10,000 रेवेन्यू तो मान लो 25,000 जनरेट हुआ किसी भी प्रोडक्ट तो ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਲਗਾਇਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਸਟ ਘਟਾਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ 15,000 ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ 10,000 ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ 10,500 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 11,000 ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 11,000 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਰਾ 15,000 ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ 14,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ठीक है ताकि वैल्यूएशन थोड़ी ईजी हो सके आई होप साबित ਹੁਣ पॉइंट क्लियर हो गया है 5th and 6th ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾਲ ਏਮ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ बेटा हजे तक मैं आज सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लिता उनके ही 6 पॉइंट कराए आई डिडंट टेक कि मैं ताही जो कंटेंट बहुत घट तो सैशन उनके अकॉर्डिंगली फैच कर रही हाँ कि सिर्फ आराम नाल तुसी 5-6 पॉइंट ही लिते हैं पूरे सैशन से बेसिकली 5-6 पॉइंट ही किए अज तो पिछों आप जो टॉपिक पिछे पढ़ रखे फायदे नुकसान किए फायदे नुकसान बहुत ईजी सी समझ आ गए उनके तुसी सैशन अटेंड नहीं किया तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस सिर्फ 6 पॉइंट गिन के किए ठीक है ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਫੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ एक बार होर सैशन अटेंड करो स्टिल इफ यू फाइंड एनी इशू तो डेफिनेटली आई एम देयर मैंने कोई चक्कर नहीं है मैं टॉपिक दोबारा रिपीट भी करा दूंगी कोई दिक्कत नहीं है तो कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आप अज किया इस पहला कुछ उनका बेसिक मीनिंग समझो अंदर आप देखा कि एक मैनेजरल टूल है कोस्ट वॉल्यूम तो जो सैलिंग प्राइस है या उनके तो आने वाला प्रॉफिट है उनका रिलेशन देखता है कोस्ट वॉल्यूम तो प्रॉफिट कंसीडर करता है ठीक है तो बाकी सारी चीज़ों ये मान के चलता कि कॉन्सटेंट ने रेवन्यू ड्राइवर मतलब कि किन्ने यूनिट्स तुसी बेचे कोस्ट ड्राइवर मतलब तुसी किन्ने यूनिट्स एक्चुअली लगाए ठीक है उनके ऊपर डिपेंड करूँगा कोस्ट ड्राइवर वही है मैं रिपीट कर रही हूँ सारे तो एक बार तुसी थोड़ा जा होर समझने की कोशिश करो रेवन्यू तो कोस्ट जी है उनके अंदर जो चेंजेस होंगे वो जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करके होंगे देयर इज नॉट एनी अदर रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेल्स वैल्यू एंड द कोस्ट पहली असम्पशन दूजी असम्पशन आप ये मान के चल रहे थे कि जी भी कोस्ट या रेवन्यू है इहदे जो ग्राफिकली इनकी रिप्रजेंटेशन हो सकती है तीजी चीज़ आप ये मान के चल रही थी देखो एग्जाम्पल के अंदर कि मैं सिर्फ वेरिएबल कोस्ट ही लीती है आई डिडंट टेक फिक्सड कॉस्ट एट ऑल फिर उस बाद मैं 4th पॉइंट ये मान के चली कि भाई सैलिंग हो गया कोस्ट आ सैलिंग प्राइस कभी भी नहीं घटू वधूगा आ वेरिएबल कोस्ट कभी भी घटे वधूगी नहीं फिक्सड ही रहूगी तो चेंज आएगा तो सिर्फ आ वॉल्यूम यूनिट्स चेंज आन करके होएगा ठीक है फिर अगली रेशो मैं एक कंसीडर की कि मान लो फॉर्म ने जो प्रोडक्ट बनाया सी उदों 12,000 रुपये लग्या सीगा ठीक है बट जो फॉर्म ने एक्चुअली सेल किया उस टाइम तो 12,000 जो 13,000 के बराबर हो चुका है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करिए तो ठीक है वैसे मेरा प्रॉफिट बनता है 20,000 चों 12,000 गए 8,000 का ठीक है
पर आई एम नॉट कंसिडरिंग 8,000, आई विल कंसिडर 7,000। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 20 ਦਾ 20 ਤੇ 12 ਦਾ 12 ਲੈ ਕੇ 8,000 ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ 7,000 ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8,000 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 8,000 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੇ 7,000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ 13,000 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 6th ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਔਰ ਫਿਫਥ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਵਿਕੂਗਾ, ਇੰਨੇ % ਵਿਕੂਗਾ, ਇੰਨੇ % ਵਿਕੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਿਕਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 50 ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 40 ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆ 50% ਪ੍ਰੋਡਕਟ A ਵੇਚਣਾ, 40% ਮੈਂ B ਵੇਚਣਾ, 10% ਮੈਂ C ਵੇਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖਿਆ, ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖਿਆ, ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਿਆ, ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢ ਲਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਚਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢਣਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। So that's all for today. I haven't included MCQs ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ MCQs ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5-5 6-6 ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਥੋੜਾ MCQs ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣੂਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ MCQ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ MCQs ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ MCQs ਰੈਡੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ TS ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ MCQs ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੈਸਟ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, 6th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2nd 5th 6th 31 37 ਇਹਦੇ ਆਂਸਰਸ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਰੋਮ ਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤੇ ਆਂਸਰਸ ਗਲਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਜੀ। That's all for today.